मान ले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए अडानी मामले के ऊपर, तो भाई इसमें क्या दिक्कत है? दाल में काला ही नहीं, यहाँ तो सारी की सारी दाल जो है काली। शरद पवार ऐसा कह रहे तो कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे उनकी कोई मजबूरी तो नहीं? बेरोजगारी सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा, भुखमरी। साथियों, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। जहां एक तरफ पूरा समूचा विपक्ष जेपीसी की मांग को लेकर सरकार को घेरने में लगा है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन रहा है, तो वही एनसीबी प्रमुख शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जेपीसी की मांग विपक्ष जबरन कर रहा है, बेवजह कर रहा है, अडानी मामले को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बड़ा बयान शरद पवार दे रहे हैं। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कुलदीप जी, जो कि प्रोफेसर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपने देखा कि विपक्षी एकता जी मजबूत दिखाई दी, जेपीसी की मांग को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें सुर जो है बदल गए। शरद पवार अपने आप को किनारा कर रहे हैं। देखिए क्या लग रहा है? जी देखिए, जो भी है ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो ये कह रहा कि इस देश की जो 140 करोड़ की जनता है वो कहीं ना कहीं ये सारे घटनाक्रम को देख रही। जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है, शरद पवार जी भी कहीं ना कहीं विपक्ष के एक घटक है, लेकिन आज जो उनका बयान है बहुत ही चौंकाने वाला बयान। और खास तौर से अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूँ, भाई मुझे तो ये बात हजम नहीं होती। आज से पहले तक शरद पवार कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ विपक्ष के साथ थे और ऐसा लगता था कि सारा विपक्ष एकजुट है, लेकिन इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं वाकई में ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विपक्ष की जो एकता है उस एकता के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता हुआ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा कि अगर शरद पवार ऐसा कह रहे तो कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे उनकी कोई मजबूरी तो नहीं? आज वो जो है अडानी के फेवर में भी जो है बयान दे रहे, तो ये भी एक जो है सोचने वाली बात है कि अचानक शरद पवार को ऐसा क्या होगा कि वो जो है ये जेपीसी की जो मांग है उसको जो है सही नहीं मान रहे और कहीं ना कहीं वे अडानी जी के फेवर में बात कर रहे। ये बहुत ही सोचनीय है विपक्ष के दूसरे जितने नेता है और इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं इन सभी के लिए। वही सवाल सर, कल तक एक साथ एक सुर में विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा था, अचानक ऐसे क्या हुआ? इसके मायने क्या देख पा रहे हैं? हाँ देखिए मैडम, ये तो क्या हुआ, ये तो भाई आप शरद पवार जी शायद इसका जो है बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र के अंदर, कहीं ना कहीं ये लोगों के दमन का कार्य करती है। और पूर्व में भी हमें ऐसा देखा गया कि ये किसी न किसी को टारगेट बना के जब उसके ऊपर हमला करते हैं तो कुछ लोग तो इनका पूरा मुखर होके जो है इनका जो है सामना करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं घुटने टेक देते हैं। तो आज शरद पवार जी के बारे में भी मुझे ऐसे ही लग रहा कि भाई हो सके शरद पवार जी की या तो कुछ अपनी जो है महत्वाकांक्षाएं होंगी या उनके कुछ ऐसे काम होंगे, ऐसे कर्म होंगे जो पूर्व में उन्होंने किए और उसके सामने कहीं ना कहीं आज शरद पवार जी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसके सामने कहीं घुटने टेकते हुए नजर आ रहे। और उसका यही रिजल्ट है कि आज वो कहीं ना कहीं जो है अडानी के बचाव में उतर रहे और वो जो है मांग जो जेपीसी की है उसको भी जो है सही ठहराने पे जो है उतर गए, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग जो व्यर्थ है, बेवजह है, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। नहीं, एक बात बताओ भाई, विपक्ष में एक शरद पवार जी तो है नहीं, विपक्ष में तो और भी सारी पार्टी है। जब सारी पार्टियां, और मैं तो कह रहा भाई ये मांग सरकार अगर इस मांग को मांग ले और ये मांग विपक्ष की जो है सरकार मान ले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए अडानी मामले के ऊपर, तो भाई इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा अगर सरकार इस मांग को मांगती है और उसमें अडानी जी को कहीं क्लियर चिट मिलती है तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हाँ जो है विपक्ष के नेता जो है कहीं ना कहीं देश को बहका रहे थे। और अगर ऐसा नहीं है तो ये मांग लेनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। और मैडम जहाँ तक अडानी जी की बात है, आप मुझे एक बात बताओ, मैं तो थोड़ी सी अडानी जी के ऊपर R&D कर रहा था। अडानी जी की जो कंपनी है मैं देख रहा था, आज अगर आप इसको आंकड़े वाइज देखो और थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि अडानी जी आज से कुछ समय पहले तक जो है वर्ल्ड के दूसरे नंबर के आदमी हो गए थे, लेकिन जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के बाद में खलबली मची। फिर मैंने अडानी जी की सारी कंपनी को देखा और मैंने ये देखा कि भाई अडानी जी की जो कंपनी है पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कितने एम्प्लॉई जो है इसके अंदर काम कर रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी। अडानी जी विश्व के नंबर 2 के जो है बिजनेसमैन बन गए और उनकी कंपनी के अंदर मात्र 23,000 लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं टैक्स के मामले में बात करूँ, TCS
टीसीएस इस देश को सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा। अडानी जी एक तरफ तो जो है दुनिया के सेकंड नंबर के जो है बिजनेसमैन है, और टैक्स के मामले में उनका नंबर हिंदुस्तान के अंदर टॉप 25 कंपनियों में नहीं आता। तो मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को ये समझाना चाह रहा कि अडानी के मामले में डॉक्टर कुलदीप मलिक बिल्कुल गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ इस बात को बोल रहा कि कुछ न कुछ दाल में काला ही नहीं, यहाँ तो सारी की सारी दाल जो है काली तो नजर आ रही गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी तो बनी हुई है अभी भी इस मामले को। नहीं, तो सरकार को तो भाई चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। अगर विपक्ष एकजुट हो और कहीं ना कहीं देश की जनता भी सरकार से पूछे, क्योंकि अल्टीमेटली जो सरकार है वो जनता से है, वो आपसे है, वो हमारे से है ना। तो अगर हम लोग जागरूक हो जाएंगे, अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक ऐसा बोलेगा और डॉक्टर कुलदीप मलिक के साथ साथ दूसरे लोग जागरूक होकर ऐसा बोलेंगे, तो सरकार को कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ेगी जी। लेकिन शरद पवार जी कह रहे हैं कि मामूली सी रिपोर्ट के आधार पर अडानी को टारगेट करना ठीक नहीं है, विपक्ष उनको टारगेट कर रहा है जानबूझकर। नहीं भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा कि शरद पवार जी की अपनी कुछ मजबूरी है, और कहीं ना कहीं वे मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी कुछ नहीं, बिल्कुल राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। शरद पवार जी जो है महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अब उनकी क्या मजबूरी है, क्यों वो ऐसा बोल रहे, ये तो मैडम शरद पवार जी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, उनकी कहीं ना कहीं अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरी या कोई जेपीसी की मांग से खुद को किनारा क्यों कर रहे हैं शरद पवार? नहीं, ये वो क्यों कर रहे हैं इसका तो आंसर वही बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा करना ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य, और मैं तो कहूंगा कि शरद पवार कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ भी चीटिंग कर रहे हैं। और जो देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये डिमांड सरकार को माननी चाहिए, कहीं ना कहीं शरद पवार जी जो है 140 करोड़ लोगों के लिए भी जो है के लिए भी चीटिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग जो है बेकार है, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो क्या लगता है कि जेपीसी की मांग जिसको लेकर विपक्ष लगातार आवाजें उठा रहा है वो बेकार है? नहीं, अगर बेकार होती तो फिर तो विपक्ष आवाज ही ना उठाता। और मैं कह रहा विपक्ष के अंदर एक पार्टी नहीं, विपक्ष के अंदर बहुत सारी पार्टी है जो संयुक्त रूप से इस तरीके की जो है डिमांड जो है सरकार से कर रही है। और मैं बताऊं, ये जो कमेटी है अगर ये पूरी हो जाती है तो इसमें पक्ष विपक्ष के सभी के लोग होंगे, सारे मिलकर जांच करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि अगर निष्पक्ष जांच होगी तो उस जांच के अंदर अडानी जी भी फंसेंगे, और जो उनके मित्र है आज के टाइम में, उनकी मित्रता अमित शाह जी से है, उनकी मित्रता जो है नरेंद्र मोदी जी से है, ये बात छिपी नहीं। आपने देखा होगा, अब तो जग जाहिर है कि भाई नरेंद्र मोदी जी जो है किसके प्राइवेट जेट में घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर जांच हुई और उसका जो रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट केवल अडानी जी तक शामिल नहीं रहेगा, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तक भी जाएगा। इसी वजह से जो है सरकार इस मांग को नहीं मान जी। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी इस मामले को लेकर बनी हुई है वो सही विकल्प नहीं है? जैसे शरद पवार भी कह रहे हैं कि सही विकल्प वो है, उसी से सही जांच हो पाएगी। देखिए मैडम, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात है तो उसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर इसकी जांच करानी तो आपको फिर जो विपक्ष डिमांड कर रहा, आपको कहीं ना कहीं वो उनकी डिमांड माननी पड़ेगी जी। लेकिन राहुल गांधी जो लगातार सवाल कर रहे हैं मोदी सरकार से, कह रहे हैं कि चुप्पी तोड़ दो अब तो अडानी मामले पर, तो क्या लगता है कि चुप्पी टूटेगी और किसको चुप्पी तोड़नी चाहिए? नहीं, चुप्पी तो टूटनी चाहिए। और मैं तो कह रहा एक राहुल गांधी नहीं, अगर देश के अंदर 140 करोड़ लोग एकजुट हो जाए और वो सरकार से ये मांग करने लगे कि भाई सरकार अपनी चुप्पी तोड़ो, हो क्या रहा अभी कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, वो इस अंधभक्ति में इतने चूर है। और कहीं ना कहीं एक्चुअली सरकार ने क्या कर रखा, सरकार ने मोदी जी की छवि को बनाने में और राहुल गांधी जी की छवि को डाउन करने में इतना अंधाधुंध पैसा खर्च कर रखा कि शायद ये लोगों को बात समझ नहीं आ रही। जिस दिन लोगों को ये बात समझ आ जाएगी, ये बात डॉक्टर कुलदीप मलिक तो समझ गया, आने वाले टाइम में आप भी समझेंगे और ये हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता समझेगी, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। गंभीरता से मैं आपको बात बता रहा, आज देश के अंदर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, महंगाई सबसे ज़्यादा, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, भूखमरी सबसे ज़्यादा। अब इन मुद्दों पे तो आज का आम इंसान बात नहीं करता, क्योंकि लोग उलझ रहे बस अडानी पे उलझ गए, ये हिंदू मुस्लिम पे उलझ गए, है ना। इन मुद्दों पे तो बात नहीं ये करते। और सरकार भी ऐसा ही चाह रही कि कहीं ना कहीं जो असली मुद्दे हैं वो राजनीति से दूर रहे और ये खमा-खा के मुद्दे। जी, एक आखिरी और ज़रूरी सवाल, जो विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा था अभी तक, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो बिखराव दिखाई दे रहा है, तो क्या चुनाव में
विपक्ष एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा या फिर बिखराव जो भी दिखाई दे पा रहा है वो पूरी तरीके से फैल जाएगा? देखिए मैडम, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि भाई विपक्ष क्या करेगा नहीं करेगा। मैं तो अपना व्यक्तिगत जो है बता सकता हूँ। अगर विपक्ष एकजुट रहेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सरकार है फिलहाल, उसके खिलाफ उसको चुनाव लड़ना 2024 में। अगर विपक्ष की एकता रहेगी तो कहीं ना कहीं चुनाव कांटे का होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है शरद पवार जैसे एक दो लोग, ये तो अब अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा है, आप उन्हें लेके इतना बड़ा बवंडर बनाने लगे कि भाई विपक्ष में तो फूट पड़ेगी है। मैं ऐसा नहीं मानता। एक जागा, एक गया, दो आएंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुटता रखनी पड़ेगी और एकजुटता तो मुद्दों पे खुद। ये तो हिंदुस्तान के अंदर भेड़ चाल है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जा रहा। जब देश के अंदर अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पे भारत उदय करके जो है अभियान चल रहा था। और मैं खुद व्यक्तिगत बता रहा, मैं खुद नहीं सोच सकता कि दोबारा से देश के अंदर वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, देश में 10 साल तक फिर कांग्रेस का शासन रहा। तो यहाँ तो भेड़ चाल है। अभी धीरे धीरे माहौल बन रहा और अब तो मुझे ऐसा माहौल बन रहा कि भाई लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे। मैं फिर अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा, भाई हम भी तो जागरूक हुए, तो धीरे धीरे जागरूक होंगे। असली मुद्दों की बात होगी। चुनाव असली मुद्दा क्या है, बड़ा मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है इस देश में भ्रष्टाचार, इस देश में काला धन, इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, इस देश में महंगाई, इस देश में बेरोजगारी। ये असली मुद्दे हैं। मुद्दे यहाँ पे जाति धर्म संप्रदाय के नहीं है। और मैं तो ये लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं इस बात को। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा चुनाव के अंदर। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की प्रोफेसर साहब ने। अडानी मामले को लेकर, जेपीसी मांग को लेकर जो विपक्ष इस वक्त कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि विपक्षी एकता में क्या खलल पड़ गई है। जैसे शरद पवार का बयान सामने आया तब से ही सियासत तेज है। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? और जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष जो आवाज़ उठा रहा है, क्या वो सही है? क्या उस मांग को उठाना चाहिए? इसको लेकर भी आपकी जो राय है वो सबसे साझा जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।